सबसे पहले हम लोग देखते हैं घनाभ, और ये घनाभ का क्या हो गया, पार्ट 2 वीडियो हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, घनाभ के परिभाषा। तो इसके जो है पहले परिभाषा को जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, परिभाषा क्या बन जाएगा। इससे पहले हमने घन पढ़े थे, घन कैसा था, तो वर्ग आकार के था। ठीक, यानी वो जो फलक था वो पृष्ठ था, वो वर्ग की था, लेकिन ये घनाभ जो होगा वो आयताकार पृष्ठों से होगा। वो भी 6 पृष्ठों से घिरी थी, ये भी 6 पृष्ठों से घिरी होगी, लेकिन इसमें अंतर क्या होगा, तो ये वर्गाकार जैसा होगा। ठीक है, चलिए मैं परिभाषा लिख देता हूँ कि घनाभ की परिभाषा होता क्या है। ठीक, तो बोलेंगे वैसाकृति, देखिए वैसा आकृति जो 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी हो, ठीक है, उसी को घनाभ कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, वैसा आकृति जो 6 आयताकार पृष्ठों या क्या बोल सकते हैं, फलकों से, वैसा आकृति जो 6 आयताकार पृष्ठों या फलकों से घिरी हो, तो उसे घनाभ कहते हैं। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, घनाभ कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, ये तो समझ गए हैं कि ये जो है आकृति घनाभ जैसा होता है। आइए मैं इसका फिगर भी बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा ना, एक आयत बना लीजिएगा। ठीक, आयत कैसे बनाते हैं, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। ये जो है अभी हमने क्या बना दिया, आयत बना दिए। ठीक, अब इसी में क्या करेंगे, एक आयत और बनाएंगे। समझिएगा, फिगर बिल्कुल आसान है, आप भी बना सकते हो। चलिए, तो डबल आयत बना दिए ना। अब इसको क्या करिएगा, इस तरीक़ा से मिला दीजिए, एक बक्साकार बन जाएगा। या देखिए, और इसको इस सिर से मिला दिए और यहाँ इससे मिला दीजिए, तो इसी को बोलते हैं क्या, आयताकार। तो देखिए इसमें परिभाषा बोल सकते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें जो है लंबाई चौड़ाई क्या है और ऊंचाई अलग अलग है। इसे हम क्या बोलेंगे, लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, यानी इसका नाम दे देते हैं। देखिए A B C D, हालांकि और नाम होगा E F, और उधर भी हो जाएगा G, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H। चारों कोना पर नाम हो गया ना, यस। तो यहाँ ये हो गया लंबाई, और इसको क्या बोलेंगे, चौड़ाई, और इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें समान नहीं है। इससे पहले हमने देखे घन, तो घन में क्या होता है ना कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होता, केवल घन में होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर मैं एक परिभाषा और बना सकता हूँ कि वैसा आकृति, देखिए वैसा आकृति जिसकी लंबाई और क्या, चौड़ाई तथा या एवं ऊंचाई, वैसा आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो, तो उस आकृति को क्या बोलेंगे, घनाभ कहते हैं। ठीक है, चलिए उसे क्या बोलेंगे, घनाभ कहते हैं। क्लियर हो गया। तो देखा ना, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये ऐसा बोल सकते हैं, ये जो लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो ये तीनों जो है ना ये आपस में बराबर नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए, हो गया। तो बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ सब बिंदु क्या क्या निकलेगा, अब हम लोग उस बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखिए समझिए, पहला पॉइंट, घनाभ जो होता है एक आयताकार फलकों से बना होता है। ठीक है, घनाभ 6 आयताकार फलकों से बना होता है। क्लियर हो गया। घनाभ जो है ना 6 आयताकार फलकों से या पृष्ठों बोल सकते हैं, फलकों से बना होता है। ये सब मुख्य बिंदु हो गया। ठीक है, याद रखने योग्य बातें हैं कि मैं बोलूँगा कि घनाभ जो है कौन से फलक से बना होता है, वर्ग से या कि आयत से। तो बोलिएगा कि आयताकार फलकों से बना हुआ है ना। अब देखिए घनाभ में क्या होता है, घनाभ में लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। तो देखिए समझिए, ठीक है ना, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। क्लियर हो गया। घनाभ में जो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आप लोगों को हम
बताए थे, एक आकृति बनाए थे। अब जो है प्योर ये बन गया है आपके लिए ये घनाभ, ठीक है, ये प्योर घनाभ है। आप देख सकते हैं इसको, ये जो है ये घनाभ आकार का हो गया, ठीक ना। ये वास्तव में ये घनाभ आकार का हो गया, घन होता है तो ये चरखूटा होता है, लेकिन ये भी चरखूटा है, लेकिन लंबाई थोड़ा ज़्यादा लेंथ है, चौड़ाई कम है, तो इसी को बोलते हैं घनाभ, ठीक है। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ना हो, ठीक, अलग अलग माप की हो या आयताकार पृष्ठों से घिरा हो, उसी को बोलते हैं घनाभ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं घनाभ में जो है फलक कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, विकर्ण कितने होते हैं, किनारा कितने होते हैं। तो मैं बात करूँ घनाभ के, तो देखिए इससे पहले मैंने घन देखा, तो बस ये क्या है, ये सिर्फ आकार में उससे क्या है, लेंथ में लंबाई में थोड़ा लंबाई ज़्यादा, ठीक। लेकिन घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर था, लेकिन आकृति तो ऐसा ही दिखेगा ना, लेकिन ये आकृति थोड़ा लंबा होगा। घनाभ जो होता है चरखूटा होता है, और ये घन जो होता है ना चरखूटा होता है, और घनाभ जो होता है वो होता है एक लंबा कार। अब बक्सा देख रहे हैं, तो बक्सा देखिएगा तो वो घनाभ है, ठीक ना। तो ये जिस तरीका से घन में हुआ करते थे सारा पार्ट, उसी तरह से घनाभ में भी होता है। बात करें घनाभ में कई फलक होते हैं, तो आप ये देख लीजिए टोटल कितने फलक होगा, एक इधर हो गया, 2 3 4, यानी 4 फलक होगा इधर, और एक ऊपर और एक नीचे यानी इधर, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो बोल सकते हैं घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, हो गया। घनाभ में कुल कितना होता है, 6 फलक, 6 फलक बोलिए या 6 पृष्ठ बोलिए चलेगा, ठीक है। घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, इतना लिख दिया ना। अब देखिए आगे, अब घनाभ में पढ़ा रहे हैं, देखिए घनाभ में कोण, तो कुल कोण जितना घन में होता है उतना ही ना होगा। कुल घनाभ में कुल कोणों की संख्या लिख रहे हैं, ठीक है। घनाभ में कुल 8 कोण होते हैं, कितना होगा, 8 कोण। तो देखिए इधर देखिए 4 हो गया, और फिर इधर 4 हो जाएगा, ठीक, 4 4 8। बक्सा अब देखिए, बक्सा में कोना दिख जाएगा, बंद करिए, उसके बाद कोना को गिनिए, 8 कोण मिलेगा। अब बात करते हैं घनाभ में विकर्ण। घनाभ में कुल 4 विकर्ण होते हैं, क्लियर हो गया, 4 विकर्ण होते हैं। चलिए तो ये हमने फलक देखे, अब किनारा देखते हैं। तो देखिए घनाभ में कुल जितना घन में होता है उतना ही घनाभ में होता है, ठीक है। बस ये घनाभ जो होता है एक लेंथ कार होता है, लंबा जैसा। घनाभ में कुल 12 किनारा होता है, कुल 12 किनारा होता है, क्लियर हो गया। याद रखिएगा, ये सब याद रखने की बात हो गया। घनाभ जो है 4 आयताकार फलकों से बना होता है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घनाभ में कुल 6 फलक अथवा पृष्ठ होते हैं। घनाभ में कुल 8 कोण होते हैं। घनाभ में कुल 4 विकर्ण होते हैं, और घनाभ में कुल 12 किनारा होते हैं। अब देखिए अभी घनाभ के फलक जो होते हैं वो आयताकार होते हैं। मैं बात करूं घनाभ का फलक, या फिर बोलूं सतह, या फिर बोले पृष्ठ। तो घनाभ का फलक या सतह या पृष्ठ आयताकार होता है, ठीक है, आयताकार होता है, क्लियर हो गया ना इतना। चलिए तो इतना ये जो है बातें जो है याद रखने की बातें हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। वैसे घन को आद किया तो घनाभ आद हो गया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसका क्या देखता हूँ, फार्मूला देखता हूँ, ठीक है ना। अभी फार्मूला किस तरीका से क्या क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं घनाभ से संबंधित सूत्र। आइए सबसे पहला सूत्र देखते हैं क्या, घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ के जितना पृष्ठ है, ठीक, घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठ बोलिए या फलक बोलिए या फिर सतह बोलिए, सब चलेगा। घनाभ के पृष्ठों अथवा फलकों तथा सतहों का, फल को बहुवचन में लिख देते हैं, बहुत सारा फलक होता है, 6 फलक होता है ना, तो 6 का। तो घनाभ के पृष्ठों अथवा फलकों अथवा सतहों का क्षेत्रफल, कोई एक भी बोलेंगे तो चलेगा, पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर, चलिए इधर मैं बराबर लिख देता हूँ। अब देखिए क्षेत्रफल जो है निकालना है, कैसे होगा, ये जो आयताकार होता है, तो आइए पहले समझ लीजिए। आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे कि लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है ना। तो इसी तरह से इसमें कई फलक होगा, 6 फलक होगा। तो 6 फलक लिखने के बजाय हम देखिए इस तरीके से फार्मूला लिख पाएंगे। देखिए घनाभ का जो फार्मूला होता है हम कॉमन लेते हुए लिख रहे हैं, 2 × LB + BH + LH। एच क्यों लिया इसमें, और चौड़ाई तो होना था, तो इसमें ऊंचाई होता है, त्रिविमीय आकृति है ये सब, हम सभी का अर्थ लिखा देंगे। एल से क्या होता है, बी से क्या होता है, एच से क्या होता है, ठीक है। तो घनाभ के सतहों का क्षेत्रफल यानी पृष्ठों का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH होता है, ठीक है। चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं, ये घनाभ का क्या हो गया। अब देखते हैं घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के
चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्लियर हो गया, ये फार्मूला होता है। ठीक है, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आइए तीसरा फार्मूला देखते हैं। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा तो क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन होगा। अब देखिए चौथा फार्मूला, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होता अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो ये संबंधित क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है ना, घनाभ से। तो घनाभ का पूछेगा कि पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलिएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। और पूछेगा कि घनाभ के चार दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन LBH, इसका गुना करिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। फिर पूछिएगा घनाभ का विकर्ण, तो क्या बताइएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर। चलिए देखिए अब कुछ उदाहरण का बात कर लेते हैं, मैंने घनाभ से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ये जो वीडियो है ये बेसिक वीडियो है। ठीक है, जब तक बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तब तक 10th का मैथ नहीं बनेगा। 10th का जो है ना संयोजन आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। संयोजन मैंने एक से अधिक आकृतियों का मिला देगा। जैसे मान लीजिए कलम है, अगर ये बेलनाकार है तो इसमें और एक जो कि और डाल देगा शंकु, तो बताइए शंकु बेलन, उसी तरह से रहेगा क्या, घन घनाभ मैंने शिफ्ट कर दिया जाएगा, आकृति ढाल दिया जाएगा। तो वहाँ हम लोग संयोजन का अध्ययन करेंगे। अभी जो है बेसिक का अध्ययन कर लेते हैं, और जब बेसिक मालूम हो जाएगा ना तो फिर आपका संयोजन आकृतियों का क्षेत्रफल अच्छे से जानकारी हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले देखिए इसमें उदाहरण लिए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी विमाएं निम्नलिखित है। विमाएं मैंने किनारा भुजा उसकी दिया हुआ। ठीक है, किसका, तो घनाभ का। तो आइए सबसे पहले देखिए बनाने के लिए आपको सिखाते हैं कैसे बनाना। पहला नंबर, पहला लिख देना है, लिखना है क्या, दिया है। पहला बनाने जा रहे हैं ना, तो लिख देना दिया है घनाभ की देखो लंबाई, तो लंबाई को L से डिनोट करते हैं। ठीक, तो लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है चौड़ाई, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं तो B लिख देंगे, और ये 8 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं तो कितना है 5 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका जो पृष्ठ है ना, तो पृष्ठ क्या होता है 6 होता है, तो 6 का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया। जैसे ये क्या है, मान लीजिए ये घनाभ बना रहे हैं। ठीक, तो ये जो है घनाभ बना दिए। ठीक है ना, चलिए तो ये जो है लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो आराम से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका भी यानी जितना पृष्ठ है सबका क्षेत्रफल निकालना। तो इसके लिए मैंने फार्मूला क्या बताया, देखिए फार्मूला यही ना बताए थे, घनाभ के पृष्ठों या फलकों या सतहों का क्षेत्रफल निकालो। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका क्या, तो फार्मूला पर रखते हैं यानी सेट करते हैं। अब निकाल देना है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था फार्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। क्लियर हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर मान रख दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई का मान 10, तो 10 रखिए, गुना चौड़ाई तो 8 प्लस B का मान कितना 8 गुना H का मान 5, फिर प्लस लंबाई 10, फिर ऊंचाई कितना हो जाएगा 5। और इस सभी का मात्रक का जो इकाई हल होगा वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, 10 8 गुना कीजिए 80 हो जाएगा, प्लस 8 बचे कितना 40। समझ पा रहे हैं ना, 10 बचे कितना 50, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर अंतिम में लिखिए या साथ लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 8 4 12 तो 120। ठीक है ना, 8 4 12 5 12 5 कितना हो गया 17, तो 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कीजिए, 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 दूनी 2 1 3, 17 दूनी 34 और 1 0 बिठा दीजिए, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी इसका आंसर 340 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगर में क्या है, हालांकि आप निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, ये लंबाई देखिए यहाँ भी दिया हुआ 25 सेंटीमीटर,
और चौड़ाई 0.5 मीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं ना, इकाई सब सेंटीमीटर में है, तो क्यों ना इसको मीटर में कर दिया जाए। सॉरी, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये दोनों को मीटर में करिए। हालांकि 2 सेंटीमीटर में है, एगो मीटर में दिया हुआ, तो इसी को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो इसको जब सेंटीमीटर में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा, तो देखिए मैं इसी में समझा देता हूँ, आप बना लीजिएगा। 0.5 है ना, अब गुना क्या करना है, तो यहाँ पर गुना कर देना है 100 से, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको बराबर लिखिएगा, 100 में 5 से गुना कीजिए। अभी पॉइंट को अभी कुछ पल के लिए भूल जाइए, तो 100 पचे कितना 500 होगा, तो 500 यहाँ लिख दिए। अब 1 अंक पर पॉइंट है, तो यहाँ 1 अंक पर पॉइंट बैठाइए और इसके बाद खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, 50 सेंटीमीटर में आएगा। अब 50 सेंटीमीटर रख दीजिएगा यहाँ चौड़ाई की जगह पर, फिर वैसा ही बना लेना उसी तरीका से। अभी देखिए मीटर में, ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो 8 जो है ना, अब इसको क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो जब 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर है ना, तो 8 सेंटीमीटर में क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर देना। तो जब 8 सेंटीमीटर में 100 से गुना कीजिएगा तो 800 सेंटीमीटर होगा। तो 800 सेंटीमीटर, तो इसको क्या कीजिएगा, मान रखिएगा और हल कर लीजिएगा, आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए तो आप बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, किसी आयताकार हौज की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर तथा गहराई 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर है, तो दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप आकृति से पहले समझिए। इसमें जो है ना, आपको ये तो पता चल रहा है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ, दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पर तो पता चल ही रहा, आयताकार हौज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई मैंने उसका जो गहराई है तो नीचे से ऊपर देखिए ऊंचाई होगा, और ऊपर से देखिएगा तो गहराई के लिए प्रतीत करिएगा। तो वहाँ पर तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गया। तो ये जो है एक घनाभकार हो गया ना, ये तो घन हो ही नहीं सकता क्योंकि तीनों इकाई क्या अलग अलग है, तो ये घनाभ हो गया। ठीक, अब इसको समझिएगा कि दीवारों का क्षेत्रफल करा तो क्या करा। जैसे आप ये इसको देख रहे हैं, तो दीवारों का क्षेत्रफल, तो दीवार एक इधर हो जाएगा ना, यानी देखना है कि कौन से फार्मूला अप्लाई करना है, इसी के बेस के आधार पर मैंने आकृतियों से समझा रहे हैं। इधर दीवार हो गया और एक इसी के विपरीत इधर हो जाएगा और एक इधर, तो तीनों देखिए 1 2 3 4, ये तो हौज रहेगा तो ये तो खाली कर देगा, मतलब कि ऐसे रहेगा। ठीक, देखिए आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको मैं मोड़ता हूँ। चलिए देखिए, अभी जो है हम एक हौज ही बना दिए। ठीक, इसमें स्नान करने वाला है, डुबुक डुबुक। देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इधर दीवार हो गया, इधर दीवार हो गया, इधर हो गया और एक इधर हो गया, ये इस खत्म हो गया। हौज रहेगा तो ढका हुआ थोड़ी ना, ये तो हौज बना हुआ रहेगा जिसमें कूद कूद के नहाने वाला होता है। तो यहाँ पर जो है ये दीवार हो गया, एक दीवार इधर, 2 तो 3 और 4, ये तो फाँका हो गया ना, तो ये नीचे वाला तो पेंट नहीं करेगा। अगर हमें दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, सॉरी पेंट करने का महत्व क्या दिया, तो यहाँ दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, तो दीवारों कौन कौन हो गया, ये तो प्लेन हो गया, ये तो सतह हो गया नीचे का, तो दीवार यही ना आपका बन गया। एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर, और देखिए 1 2 3 4, हमारा उंगली देखिए किस तरीके से चला रहे हैं, या कलम को देखिए, देखिए इधर दीवार हो गया 1, फिर इसका विपरीत 2, उसके बाद फिर 3, फिर इसका 4, यानी दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा तो समझ जाना कि 4 फलक का ही निकालना। तो इसका तो मैंने सूत्र बताया था, क्या बताया, चलिए देखिए बताया था ना, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या करना है, दिया है लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ से क्या करिएगा, दिया है आयताकार हौज की लंबाई, आयताकार हौज की लंबाई, तो लंबाई को भी लिख देंगे तो चलेगा। तो लंबाई कितना दिया हुआ, 3 मीटर, सब मीटर में तो रहने दीजिए, इकाई को बदलने की जरूरत नहीं है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिए 2 मीटर। फिर ऊंचाई कितना, गहराई मैंने ऊंचाई 1.5 मीटर हो गया। अब इसका क्या कीजिएगा, दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो हौज के दीवारों का क्षेत्रफल। अब हौज के दीवारों का क्षेत्रफल, अब हौज की दीवारों का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगाई डायरेक्ट, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना कितना, ऊंचाई। क्लियर हो गया, तो 2 × लंबाई कितना हो गया 3 और चौड़ाई कितना हो गया 2 गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका क्या 1.5 है, तो 1.5 रख दिया। क्षेत्रफल जब भी निकलेगा तो हमेशा वर्ग इकाई में मात्रक आता है, ठीक है ना। 2 गुना 3 2 कितना हो जाएगा 5, और इसको फिर 1.5 से गुना कीजिए 1.5। जब भी इसको हल कीजिएगा ना तो मीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें एगो मीटर होगा और इसमें दोनों जुटेगा, ये गुना होगा, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए 5 दूनी कितना हो गया 10, चलिए इसको एक को गुना करते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 कर दिया 1.5। अब इसको 15 समझ के गुना कीजिए, 15 कितना हो गया 150। ठीक, अभी क्या हो गया मीटर स्क्वायर, लेकिन 1 अंक पर पॉइंट है तो 1 अंक पर पॉइंट कीजिए, और इसके बाद इसका वैल्यू खत्म हो जाता है शून्य के बाद, तो इसको कितना लिखिएगा 15 मीटर
स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 15 मीटर स्क्वायर। मीटर में है तो मीटर में ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन है, किसी आयताकार हौज की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर तथा गहराई 1.5 मीटर है। उसकी दीवारों के अंदर से पेंट कराने में 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या खर्च होगा। यहाँ बोल रहे हैं कि उसकी जो दीवार है, तो मतलब कि देखिए बिना आकृति से नहीं समझ पाएंगे ना। जैसे ये हाउस है, सेम टू सेम वही हिसाब लिया है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, पेंट कराने के खर्च पर आधारित प्रश्न निकालने के लिए बोल दिया कि इतना में खर्च कितना बैठेगा। जैसे दीवारों के तो मैंने क्षेत्र निकाला, लेकिन अगर मैं उसका पेंट कराना चाहूँगा, जैसे 15 मीटर स्क्वायर निकाले थे, सेम टू सेम हिसाब हो गया। तो लेकिन हमें नहीं, पेंट कराने में जो खर्च बैठेगा अब उसका निकालना है। तो सबसे पहले हमें दीवार को पता लगाना है, किसको पेंट करना है। तो दीवारों मतलब क्या हो गया, आपको मैंने अभी बताया था ना कि दीवारों को पेंट कराना है, ठीक। वो बाकी तो समझा हुआ है, दिया हुआ है जो भुजा। तो देखिए ये हाउस हो गया ना, ये हाउस हो गया, तो आप इसको गौर से देखिएगा। तो हाउस जो होता है गड्ढा जैसा गहराई हो गया, लंबाई दिया हुआ है, गहराई दिया हुआ है, तो वो ऊंचाई हो गया ना, और ये चौड़ाई हो जाएगा, ठीक। अब देखने का प्रयास करिए एकदम बेहतरीन ढंग से और समझिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है। किसी तरह से समस्या तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, समझने में यदि दिक्कतें आ रहा हो तो। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ये लंबाई चौड़ाई और ये गहराई मैंने ऊंचाई। अब इसको दीवारों को पेंट कराएगा, लेकिन पेंट का खर्च कैसे बैठ रहा है, तो 1 वर्ग मीटर पर ना 3 रुपया है। तो हमें इतना वर्ग मीटर चाहिए दीवार का ना, 1 2 3 4, चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है मैंने अभी ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर मैं यहाँ बताऊँगा, समझिएगा साथ में एक बार फिर से। लेकिन यहाँ पर हम मेन जो है चीज़ बताएंगे कि पेंट जो है कराने का खर्च कितना बैठ रहा है। तो हमें दीवार का चाहिए एरिया, तो ना कि एरिया कितना मीटर वर्ग है, कितना वर्ग मीटर है, क्योंकि क्या दिया हुआ है कि 1 वर्ग मीटर का खर्च जो है पेंट कराने का वो कितना है, 3 रुपया दिया हुआ है, ठीक। चलिए अब इसी के बेस पर बनाते हैं, समझिए, सीखिए और सिखाइए दूसरे को भी। चलिए देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये तो जानते हैं कि दिया हुआ है क्या क्या, चलिए लिख देते हैं। दिया है हौज की लंबाई, हौज है इधर करें ना, हौज की लंबाई कितना है 3 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है तो 2 मीटर, उसके बाद क्या है ऊंचाई दिया हुआ है ना गहराई तो 1.5 मीटर, सेम वही मैथ हो गया। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि दीवारों का क्षेत्रफल ये पूछ नहीं रहा, लेकिन मजबूरन हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, फिर पेंट करेंगे दीवारें को ना। तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या करना है, तो ये आयताकार है, तो दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई अगुने क्या हो जाएगा ऊंचाई, बराबर 2 फार्मूला में आ गया। लंबाई कितना हो गया 3 दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है तो 2 दिया हुआ है, और ऊंचाई गहराई कितना है तो 1.5। अब इसको हल कीजिए तो 2 गुना 3 2 कितना हो जाएगा 5, और गुना 1 कितना 5। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। मैंने इसके पहले वाले वीडियो सॉरी पहले जो कि इसी मैथ को बताए थे, ठीक ना। अब इसके बाद ये पेंट करने वाला बता रहे कि कैसे खर्च निकाला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब निकालते हैं, अब चलते हैं चूँकि यहाँ पर क्या बोलेंगे, चूँकि 1 वर्ग मीटर 1 वर्ग मीटर ऐसे लिखे या तो फिर ऐसे लिखे, उसको हिंदी में 1 वर्ग मीटर पढ़ेंगे। तो 1 वर्ग मीटर की दर से 1 वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 वर्ग मीटर की पेंट कराने का खर्च, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वर्ग मीटर की पेंट कराने का खर्च कितना है तो 3 रुपया, इतना ही ना है। तो 1 वर्ग मीटर की पेंट कराने का खर्च, यानी दीवार पर ना 1 वर्ग, यानी 1 वर्ग कितना क्षेत्र में करा रहे हैं तो 3 रुपया पड़ रहा है। 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र में पेंट जब कराते हैं ना, जैसे 1 मीटर, तो 1 मीटर में क्या ये पूरा थोड़ी ना हो जाएगा पेंट, अब एक को दीवार नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 1 वर्ग मीटर कुछ भाग होगा, तो हमें तो पूरा कराना है ये पेंट। क्या तो ये चारों बगल पेंट कराएंगे तो इसके लिए तो खर्च ज़्यादा होगा, 3 रुपया होगा। 3 रुपया तो 1 वर्ग मीटर का, हमें चाहिए 15 वर्ग मीटर का, यही तो निकालना है इसका। यहाँ से निकाल देंगे, इसलिए अब क्या चाहिए हमको 15 वर्ग मीटर इसे लिखिए, या तो 15 मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्च, तो देखिए पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा 3 रुपया, गुना कितना करेंगे तो 15 से, तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45 रुपया। यही आंसर हो गया। इससे पहले क्षेत्रफल केवल निकालने के लिए बोला था, और इसमें क्या हो गया कि 3 रुपया की दर से हमें इसका खर्चा चाहिए पेंट कराने का। चलिए
आई होप यू आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। यानी पहले क्या है, लंबाई है, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करने कहता है। क्या कहता है, पहला में घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दूसरा घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। आप चाहे तो आप हमसे पहले भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सभी का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए मैं यहाँ फिर से बताते हैं, शॉर्ट में समझिए एक बार। चलिए इसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा, दिया है, सारा चीज़ लिख देना है, उसके बाद बारी बारी से निकाल लेना है। दिया है घनाभ की लंबाई कितना, 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है, चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद क्या कहता है, पहला में चारों दीवारों का क्षेत्र, तो मैं तो ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं, चारों दीवारों कहेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि पृष्ठों नहीं बोला, पृष्ठों बोलेगा तो सब पृष्ठ निकालना है। तो यहाँ से निकाल देंगे पहले घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अगुने ऊंचाई। क्लियर हो गया। 2, अब देखिए लंबाई का मान कितना है, 2 है, प्लस चौड़ाई का कितना हो जाएगा 3, और ऊंचाई का कितना है 4। अब इसको क्या कीजिएगा, 2 गुना 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 अगुने 4। अब इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 10 में 4 गुना कीजिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दीवारों का क्षेत्रफल। चलिए अब दूसरा में क्या करता है, तो पृष्ठों का क्षेत्रफल, ये भी क्लियर हो जाएगा। घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब इसको क्या कीजिएगा, जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है उसके मान रख दीजिए इस फार्मूला में। 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई कितना दिया हुआ 2 है ना, गुना चौड़ाई जो है उसको भी लिख दीजिए, चौड़ाई इसमें भी 3 होगा, और ऊंचाई जो है 4 प्लस लंबाई 2 और क्या हो जाएगा ऊंचाई 4। हालांकि लंबाई सबसे ज़्यादा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैथ जैसे भी दे सकता हूँ वैसे बना दो ना। क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 3 7 प्लस 4 2, सॉरी यहाँ पर हमने जोड़ दिए, यहाँ पर जबकि गुना होगा ना। चलिए नेक्स्ट लाइन में देखिए, 2 इंटू 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब इसको क्या किए, अब इसको गुना कर दिए, तो अब इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुना, अब देखिए 12 6 18, या फिर इस तरह से जोड़ दीजिए, 8 6 14 हो गया ना, 14 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 14 और 12 26 होगा ना, 4 2 6 1 1 2 26। और उसके बाद गुना कीजिए, तो 26 दूना कितना हो जाएगा 52। तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो सब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है। जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो वर्ग इकाई में निकलेगा, ठीक है। इकाई हमेशा वर्ग में होगा क्षेत्रफल में। लंबाई किसी करेगा तो केवल मीटर या सेंटीमीटर जे भी रहेगा, लेकिन जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो वर्ग में, और आयतन निकलेगा तो क्यू में। चलिए अब तीसरा निकालना है। तीसरा में क्या बोल रहा था, घनाभ के आयतन, तो यहाँ से निकाल दे रहे हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना 2, चौड़ाई कितना हो जाएगा 3, ऊंचाई कितना हो जाएगा 4। अब 3 बार गुना होगा तो सेंटीमीटर 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 क्यू आ जाएगा ना। मैंने बोला ना, आयतन हमेशा क्यू में होगा और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा। 2 तिहाई 6 और 6 चौके कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर क्यू, 4 तिहाई 12 दूनी 24। अब क्या निकालना है, तो विकर्ण निकालना है, ठीक है, चौथा में। चलिए देखिए घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है समझिए। तो फार्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई कितना दिया हुआ है इसको रख के हल कीजिए 2, तो 2 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 का वर्ग, ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 का वर्ग। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इतना तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, तो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। रूट में अभी जोड़िए, 9 4 13 और 13 इसमें जोड़िए, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा ना। अब 29 जो है अभी क्या होगा, अब 29 तो किसी का वर्ग है नहीं, जोड़ा भी नहीं लगेगा, तो सिर्फ 29 सेंटीमीटर ही हो जाएगा विकर्ण की लंबाई। क्लियर हो गया। आपसे पूछ सकता है छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई घना में पूछेगा तो समझ जाना विकर्ण निकालने का तरीका है। क्यों, तो क्योंकि देखिए विकर्ण जो होगा छड़ के जैसा लंबा, छड़ की बात करें तो छड़ लंबाई होगा, तो छड़ इस तरीके से जैसे रहेगा तो सबसे लंबाई छड़ होता है, तो छड़ पूछेगा ना तो विकर्ण ही निकालिएगा। आई होप यू आप समझ गए होंगे। चलिए
चलिए देखते हैं अब अगला थ्योरी, लंबवृत्तीय बेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले बेलन की परिभाषा को समझते हैं, बेलन आखिर होता क्या है। ठीक है ना, तो आइए इसकी परिभाषा को मैं यहाँ लिखता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यदि आयत आप लोग जानते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है, यदि आयत के एक भुजा को स्थिर रखकर दूसरे भुजा को घुमाने से जो पिंड बनता है ना, उसी को हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। कहने का मतलब क्या, देखिए यदि, चलिए मैं लिख देता हूँ, समझ में ज़्यादा आएगा। यदि आयत की एक भुजा, यदि आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर दूसरे भुजा को घुमाने से जो पिंड बनता, वस्तु आकृति जो पिंड बनता है उसे बेलन कहते हैं। क्लियर हो गया, उसे क्या कहेंगे, बेलन कहते हैं। सिंपल परिभाषा, यदि आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर दूसरे भुजा को घुमाने से ना जो पिंड बनता है उसी को क्या बोलते हैं, बेलन कहते हैं। इसे स्टार में समझिएगा, जो मोड़ा हुआ भाग होता है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें वक्र पृष्ठ को समझना पड़ेगा ना। मोड़ा हुआ बेलन में ना मोड़ा हुआ भाग को वक्र पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर में बताने का कोशिश करूँगा, समझाने का बहुत ही कोशिश करूँगा डीपली से। देखिए, मान लीजिए मैंने बेलन बना दिया। ठीक, देखिए यहाँ पर बेलन ऐसे बनाइएगा, आप देखते होंगे कि आयताकार जैसा ही खींच देते हैं, है ना, तो इसीलिए तो बोले कि आयताकार के भुजा को घुमाया जाता है। इस तरीक़े से ये बेलन बनता है। क्लियर हो गया, चलिए मैंने बना दिया बेलन। तो इसको क्या करते हैं, ये जो है ना, इसको डिनोट करते हैं, ये ऊंचाई होता है जितना लंबा तक रहता है लेंथ इसका, और यहाँ पर केंद्र होता है। ठीक, ऐसा भी कर सकते हो, और यहाँ भी, और ये जो होता है इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्या। ठीक, तो ये हो गया क्या, इसी को अब इसके सामने जाइए या इसी को बोल दीजिए अब ऊंचाई, चलेगा, अब समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मोड़ा हुआ भाग, ये आप देख रहे हैं ना कि गोल है इस तरीक़े से। चलिए मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जैसे मान लीजिए इसी को इस तरीक़े से मोड़ दीजिएगा, तो मोड़ा हुआ जो भाग रहेगा ना, इस तरीक़े से जैसे मोड़ दिया, तो मोड़ा हुआ भाग ये जो है ना, ये तो इस तरीक़े से, बेलन तो ऐसा ही ना दिख रहा है, तो इस तरीक़े से, तो ये जो मोड़ा हुआ भाग है उसी को वक्र पृष्ठीय बोलते हैं। ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय बोलते हैं। तो इस कंप्लीट हो गया ना परिभाषा कि यदि आयत की एक भुजा को स्थिर रख करके दूसरे भुजा को घुमाने से जो पिंड बनेगा ना उसे बेलन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आइए अब इसे हम समझेंगे, इसकी मैंने वक्र पृष्ठ जो है कैसे निकाले जाते हैं इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला क्या निकालेंगे, ये तो समझ गया, इसका ऊंचाई बोलेंगे और ये त्रिज्या हो जाएगा, और ये जो गोलाकार है ये वृत्त बन गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, वृत्त। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है इस तरीक़े से लंबाई काम कर रहा है, ये जो है चौड़ाई। आप आयत को देखते हैं, आयत को जनरेट करिए, फार्मूला देखिए बनेगा। ये जो भाग है ना, मैंने इसको ऐसे खींच दिया, ठीक, और इसको इस तरीक़े से खींच दिया, तो ये जो है लंबाई, तो ये भी तो लंबाई होगा, और आयत में ऐसे रहता है तो क्या होता है, चौड़ाई होता है ना। तो इसी के बेस पर मैं यहाँ फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला क्या निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, मैं तो बोलता हूँ कि आयत का क्षेत्रफल होगा, है ना। देखिए कैसे यहाँ से जनरेट करते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता होगा। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, और क्या होता है गुने में चौड़ाई, यही होता है ना। अब इतना से काम नहीं चलेगा, मैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। आप देखिए लंबाई, तो ये जो लंबाई है यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एच ले लिया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बस बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा लंबाई, तो मैंने इसी को ले लिया, तो एल से यहाँ एल से ना करके क्या करेंगे एच। इस तरीक़े से जब इसको घुमाइएगा तो इस तरीक़े से इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो ऐसे बन जाएगा ना। इसको जब इस तरीक़े से ओरिएंटल करिएगा तो ऐसा ही बनेगा, और इसको मैं इसे डॉट डॉट में बता देता हूँ। तो देखिए इस तरीक़े से हो गया, इसी को मैं इस तरीके से करूँगा तो ये बन जाएगा आकृति। यहाँ पर लंबाई, तो लंबाई एल की जगह पर मैं क्या करूँगा, एच ले लूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच हो गया ना। अब चौड़ाई में क्या लेना है, तो चौड़ाई देखिए यहाँ तो गोल किया हुआ है ना चौड़ाई, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग वृत्त की परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये जो इस तरीक़े से
गोल किया हुआ भाग है, इसको वृत्त बोलते हैं, लेकिन वृत्त की परिधि लेना, टोटल लंबाई लीजिएगा ना, आप इसको काटिएगा, इसको मारिएगा तो लंबा दिखेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वृत्त की क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। क्लियर है, वृत्त की परिधि। देखिएगा किस तरीके से फार्मूला निकलते हुए जा रहा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सीधा करके, वृत्त की परिधि इधर लिख देते हैं, वृत्त की परिधि। मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा। आइए, ऊंचाई, तो वृत्त की परिधि जानते हैं क्या होता है, 2πr, यही होता है ना, वृत्त की परिधि 2πr और गुना क्या हो जाएगा h। यहाँ से क्या हो जाएगा 2πrh, ये क्या हो गया, फार्मूला निकल गया, किसका, बेलन का। किसका निकल गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर हम लंबाई और गुने क्या किए, चौड़ाई। तो चौड़ाई इसमें तो गोल किया हुआ है ना, जैसे आप देख रहे हैं, इसी को हम इस तरह से होरिजेंटल रख दिए, तो लंबाई तो आपको तो ये दिख गया, लेकिन चौड़ाई तो नहीं ना दिखा। चौड़ाई तो आपका क्या पूरा इतना लंबा है, तो इसको क्या बोलते हैं, आप जानते हैं कि इसको परिधि बोलते हैं। तो इसको ले लिए तो ये परिधि हो गया, इसलिए वृत्त की परिधि में क्या किया, गुना कर दिए, तो निकल गया 2πrh। कर सकते हैं बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय फार्मूला क्या आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए क्या निकल के आया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या मिल गया फार्मूला जी, तो यहाँ से मिल गया 2πrh, यही हो गया, जहाँ r त्रिज्या हो गया, h क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, पाई का जो होता है 22/7 मान होता है, या 3.14 ले सकते हैं। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पर निर्भर करता है, फाउंडेशन की ओर रहेगा तो ले सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लिए, सिर्फ इस तरीका से निकाल लिए, वक्र पृष्ठ मैंने समझा दिए, और कैसे निकलाई तो ऑलरेडी सीख गए। अब हम क्या करते हैं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ये तो मैंने किया, तो यहाँ वृत्त की परिधि यहाँ लिखे, इसको और ये संपूर्ण निकालना टोटल का। देखिए दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो बेलन का पहले तो वक्र पृष्ठ निकालना ही पड़ेगा, ऑलरेडी निकाल लिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, फिर क्या हो जाएगा, अब इधर भी वृत्त है इधर भी वृत्त है, अब संपूर्ण सतह का निकालना पूरे, तो दो को तो वृत्त बन चुका है, एक ऊपर है एक नीचे, यहाँ से क्या लिखेंगे, प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 वृत्त बना है ना किनारे किनारे, एक ऊपर एक नीचे, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। देखिएगा कि किस तरीका से फार्मूला तैयार होता है। चलिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकला हुआ है क्या है, 2πrh, इसको लिख दिए 2πrh प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो ऐसा करते हैं, देखिए 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 2 लिख देते हैं, ठीक है ना, अब गुना कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा πr², क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 2πr² ही होगा ना, πr² दोनों लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसको 2 गुना करके लिख दिया, काम चल गया। अब इसमें अब देखिए क्या करते हैं, गुना करके लिखिए इसको पूरे गुना, अब इसको गुना कर दीजिए, 2 गुना πr², तो क्या हो जाएगा 2πr²। अब इसी में क्या देख रहे हो, 2 इसमें भी 2, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, r इसमें भी, r इसमें भी कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 2πr, h कॉमन नहीं है, h इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है ना, 2πr कॉमन हो गया ना, तो क्या बच जाएगा, r प्लस h, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr × r प्लस h। इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको बता करके लिख दीजिएगा, यानी ये भी फार्मूला बन गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया जी, 2πr × r प्लस h। तो ये क्या हो गया, बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। और इससे पहले जो मैंने निकाला ये क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाउंडेशन किया जाएगा सवाल में कि वक्र पृष्ठ निकालिए, तो ये फार्मूला लगाइएगा, संपूर्ण में ये फार्मूला लगाइएगा जो मैंने अभी निकाला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका क्या देखते हैं, बेलन का तो संपूर्ण पृष्ठीय हो गया, अब इसका आयतन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तीसरा नंबर में फार्मूला बना देते हैं, बेलन का आयतन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेलन के आयतन में क्या होता है, तो देखिए हम तो फार्मूला कैसे याद रखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या बेलन बना दिए, ठीक, ये क्या हो गया, बेलन हो गया ना। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ भरेंगे। आयतन क्या होता है, घिरे हुए स्थान को, अधिग्रहित स्थान को, तो इसमें भरेंगे तो यहाँ से पानी भराएगा कि नहीं, तो ये जो है क्या आधार हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल
गुने, अब देखिए क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या, ये ऊंचाई कम कर गया, ऊंचाई में जैसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे, बेलन की ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल अब गुने क्या कर देंगे, ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई लिखिए या केवल ऊंचाई लिखिए, आप ही बताइए। आधार का जो क्षेत्रफल मैंने बोला था, क्या आधार क्या वृत्त है, यानी बोल सकते हैं एक पार्ट में और लिख सकते हैं कि आधार का जो क्षेत्र है वो वृत्त का ही तो क्षेत्र हो गया ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ऊंचाई को क्या एच से डिनोट करते हैं, एच कर दिए। आप गौर से देखिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुने क्या, एच। तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया, किसका सूत्र हो गया, तो बेलन का आयतन हो गया। इसका हो गया जी, बेलन का आयतन हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए इसको हाईलाइट कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब सभी का अर्थ जान लेते हैं कि आर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब सभी का अर्थ लिख देते हैं ताकि समझने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जहाँ आर मैंने लिख देंगे तो समझ जाना कि क्या है, बेलन की त्रिज्या है। कहीं भी आर रहेगा, यहाँ बेलन पढ़ा रहे हैं तो बेलन बोलेंगे, तो बेलन की क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या। क्लियर यहाँ तक। चलिए और एच लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई। क्या हो जाएगा जी, बेलन की ऊंचाई। सभी का अर्थ जानना जरूरी है ना। आर हो गया, एच हो गया, और पाई तो जानते ही है, पाई का मान क्या करते हैं, पाई का मान तो 22/7 या फिर कितना 3.14 का प्रयोग होता है, ठीक। तो ये सवाल में बाउंडेशन क्या रहेगा, नहीं रहेगा तो इसका ये इस्तेमाल कीजिएगा 22/7। अगर बाउंडेशन कर देगा, मान लीजिए कर देगा 3.14 का ही प्रयोग कीजिए, तो इसको छोड़ करके इसको अप्लाई करिएगा। इतना कंप्लीट हो गया, आप तो समझ गए हैं। और फार्मूला तो बाकी है, तो इसमें 3 ही बड़ा है, आर एच पाई। क्लियर है यहाँ तक। एच बोलेगा बेलन की ऊंचाई, आर बोलेगा बेलन की त्रिज्या। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है।